नर्मदे हर। मैं हूं ओम द्विवेदी और आप देख सुन रहे हैं शब्द दर्शन। आइए अमृतलाल वेगड़ के साथ नर्मदा परिक्रमा पर चलते हैं। नर्मदा त्रयी की द्वितीय कृति अमृतस्य नर्मदा का रसास्वादन करते हैं। सुनते हैं भाग 15 नारेश्वर से मोरिया। 3 अक्टूबर 1998 के दिन मैंने आयु के 70 वर्ष पूरे कर लिए और 4 अक्टूबर को नर्मदा पद यात्रा के लिए निकल पड़ा। जन्मदिन के अवसर पर घर में स्नेही स्वजन एकत्र हुए थे। तब मैंने कहा था कि 50, 60, 70 ये जिंदगी के बड़े स्टेशन हैं, जंक्शन हैं। मुझे खुशी है कि मैं यहां तक आ सका, लेकिन अब कोई बड़ा स्टेशन नहीं आएगा। मैं चुपचाप किसी छोटे मोटे स्टेशन पर उतर जाऊंगा। बस करो, भगवान के लिए चुप रहो, कांता ने कहा था। कम से कम एक बड़ा स्टेशन जरूर आएगा, किसी ने दिलासा दिया था। 5 अक्टूबर 98 की शाम को हम गुजरात के नर्मदा तट पर स्थित नारेश्वर पहुंच गए। इस बार हम 3 हैं। छोटू तो है ही, अशोक तिवारी भी है। तिवारी मेरे बेटे का सहपाठी रहा, इसलिए बेटे के समान है। नारेश्वर में रहने के लिए मंदिर परिसर में अच्छा कमरा मिल गया। कमरे की दीवार पर किसी ने गुजराती में लिखा था, जहरीले जीव जंतुओं को आस्तिक मुनि का आदेश है कि वे भीतर ना आए। क्या ही अच्छा हो कि यही पाबंदी मनुष्यों पर भी लागू हो। आज शरद पूर्णिमा है, इसलिए आश्रम में भोजन के बाद खीर भी मिली। आधी रात को चांदनी में भीगने बाहर निकला। चांद अगर शरद पूर्णिमा का हो और तट नर्मदा का, तब तो कहना ही क्या। चांद छल छल छलक रहा था। मैंने सोचा, केवल 15 दिनों में चांद ने कितनी दौलत इकट्ठी कर ली है। लेकिन यह दौलत किसी स्विस हंडे में जमा करने के लिए नहीं, सारी दुनिया में लुटाने के लिए है। इस हद तक लुटाता है कि एक दिन खुद कंगाल हो जाता है। ऐसा अवढरदानी भला कौन होगा। सूरज भी लुटाता है, लेकिन इस हद तक नहीं कि एकदम खाली हो जाए। सूरज बुद्धिजीवी है, सोच समझकर काम करता है। चांद भावुक है, भावनाओं में बह जाता है। उफ, मैं खुद ही भावनाओं में बह गया और अनाप शनाप बक गया। क्या एक की प्रशंसा करने के लिए दूसरे की निंदा करना जरूरी है, सो भी झूठी निंदा। दरअसल चांद की सारी दौलत सूरज की ही दी हुई है। हम उसे चांद की संपत्ति समझ बैठते हैं और सूरज है कि इस भ्रम को बने रहने देता है। वो तो उल्टे चांद से कहता जान पड़ता है, तुम्हारे यश में जितनी वृद्धि होगी उतना ही मुझे गर्व होगा। कितना बड़ा आत्म बलिदान। भाई सूरज, तुम्हारी किरणें ही नहीं, तुम्हारा दिल भी सोने का है। साहूकार तो तुम हो, चांद तो तुम्हारे कर्ज में डूबा हुआ है। जानता हूं सूरज मेरी प्रशंसा स्वीकार करने को तैयार न होगा, तो क्या हुआ। इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता कि चांदनी अपने पूर्व जन्म में धूप थी। उफ, मैं फिर भावनाओं में बह गया। अब की चांद के साथ अन्याय कर बैठा। मेरी कमजोरी यह है कि गंगा जाता हूं तो गंगादास और जमुना जाता हूं तो जमुना दास हो जाता हूं। दरअसल श्रेय दोनों को मिलना चाहिए। रॉ मटेरियल सूरज का है, फिनिश्ड प्रोडक्ट चांद का। चांद सूरज की पार्टनरशिप न होती तो हमें चांदनी न मिलती। हमारी इच्छा तो सवेरा होते ही पद यात्रा शुरू करने की थी, लेकिन यहां के मृदुभाषी स्वामी आत्मकृष्ण ने कहा कि आश्रम देखकर दोपहर के बाद जाइए। आत्मकृष्ण नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं और गुजराती में उसका वृत्तांत भी लिख चुके हैं। उन्होंने साथ चलकर पूरा आश्रम दिखाया। इसकी स्थापना सेवाभावी संत श्री रंग अवधूत ने की थी।
दिसंबर में उनका जन्म शताब्दी वर्ष शुरू होगा, उसी की तैयारी हो रही है। दोपहर के बाद चल दिए। रात कोठिया में रहे। यहां तथा आसपास के गांवों में काफी दूध होता है। सारे गांव का दूध एक जगह इकट्ठा होता है, फिर वैन में शहर जाता है। पास के गांवों से दूध लाने के लिए गधों का उपयोग किया जाता है। गधों की पीठ पर दोनों ओर दूध का एक एक बड़ा कैन रहता है। गधों का इस तरह का इस्तेमाल पहली बार देखा। कुम्हार या धोबी के गधों के बजाय इन दुग्धवाहक गधों को उच्च योनिका मानना चाहिए। आजकल की शब्दावली में कहें तो वे अगर नॉन गजेटेड गधे हैं तो ये गजेटेड गधे हैं। सुरा सामल गांव में सुस्ताने बैठे थे। सामने के घर में एक स्त्री झूले में झूलते हुए किसी स्त्री से झगड़ रही थी। ज्यों-ज्यों उसका गुस्सा बढ़ता जाता, झूले की गति भी बढ़ती जाती। कभी एकाएक झूले से उतरकर उस स्त्री के बिल्कुल सामने जाकर झगड़ आती और फिर झूलने लगती। झूलना और झगड़ना, इन दो विपरीत क्रियाओं के बीच उसने जो मेल बिठाया था, उसे देखकर मेरे मन में उसकी समन्वय शक्ति के प्रति बड़ा आदर भाव जागा। मालसर के सत्यनारायण मंदिर में रहने के लिए बढ़िया कमरा मिला। रात को भोजन भी मिला। रात को बड़ी गर्मी थी। बाहर खुले में सोए। आधी रात को चांद देखा। चांद के चारों ओर बड़ा भारी वृत्त बना था। चांद की तरह बड़े तारे भी अपने चारों ओर ऐसे ही वृत्त बनाते तो आकाश में हमें कैसा भव्य वृत्तोत्सव देखने को मिलता। सुबह चल दिए। चांद अभी डूबा नहीं था, अच्छा खासा उजाला दे रहा था, लेकिन सूरज के आते ही वो निस्तेज हो गया था। उसके दीपक का घी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन सूरज ने उसे फूंक मारकर बुझा दिया था। मुझे चांद पर तरस आया। सूरज ने उसे ध्वस्त कर दिया था, किंतु यही व्यवहार चांद ने तारों के साथ किया था। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। ये नियम समुद्र, पृथ्वी और आकाश तीनों लोक में समान रूप से लागू होता है। शिनोर बड़ा गांव है। गांव की गलियों में से होकर हम जा रहे थे। मेरा ध्यान एक सूचना पट्ट पर गया। उस पर लिखा था रमणलाल देसाई मार्ग। तो ये है गुजराती के बड़े उपन्यासकार का जन्म स्थल। बाजू में नर्मदा बह रही है। बलवंतराय ठाकुर, कन्हैयालाल मुंशी, रमणलाल देसाई, कवि सुंदरम, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, ये सभी मनीषी गुजरात को नर्मदा की ही देन हैं। शिनोर के छोर पर एक नाले पर तख्तों का चरमराता पुल था। उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ा, क्योंकि पुल के कई तख्ते टूट चुके थे। तीसरे पहर अनुसुईया पहुंचे। शांत सुंदर स्थान। नर्मदा मंदिर से दूर है, फिर भी 3 सप्ताह पूर्व नदी में जो बाढ़ आई थी, उसमें मंदिर का काफी हिस्सा डूब गया था। इस साल वर्षा देर से हुई थी। इससे नदियों में बाढ़ भी अंत अंत में आई। खेती को भारी नुकसान हुआ है। यहां नर्मदा तट पर कोढ़ियों के लिए बहुत बड़ा अस्पताल था। 1970 की बाढ़ में उसका काफी हिस्सा बह गया था, तब से बंद पड़ा है। हरे भरे वृक्षों और हरियाली से लहलहाते खेतों के कारण अनुसुईया बड़ा सुंदर लगता है। गांव दूर है, इसलिए यहां बड़ी शांति है। एक टेकरी पर खड़े होकर मैं सांझ के सूरज को नर्मदा की गोद में विलीन होते देखता रहा। सूरज ने ज्यों ही क्षितिज को छुआ, मैं खामोश खड़ा हो गया और जब तक वो पूरा डूब नहीं गया, वैसा ही शांत खड़ा रहा। किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े होकर हम 2 मिनट का मौन रखते हैं। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि 2 मिनट का ये कालखंड हमने अस्त होते सूर्य से लिया है। सुबह चल दिए। मुलेठा होकर बरकाल आ गए। यहां नर्मदा में एक टापू है, नाम है व्यास बेट। बेट गुजराती में टापू को कहते हैं। सामने तट पर शुकदेव तीर्थ है। व्यास पिता हैं, शुकदेव पुत्र। नर्मदा स्नान करके ऊंची कगार चढ़ रहा था। गांव की एक स्त्री मुझसे कुछ आगे थी, नहा धोकर घर जा रही थी। साथ में छोटी बच्ची थी। मां ने उसे गोद में नहीं लिया तो रूठ कर रास्ते में खड़ी हो गई। मां ने बहुत कहा पर टस से मस नहीं हुई।
तभी मैं पहुंचा। मैंने कहा, चल बेटी, मेरी उंगली पकड़कर चल। उसने तुरंत उंगली पकड़ ली और धीरे धीरे मेरे साथ चलने लगी। घर पास में था। सिर का बोझ उतार कर माँ उसे लेने वापस आ रही थी। बच्ची को मेरी उंगली पकड़कर चलते देखकर उसे हंसी आ गई। पास पड़ोस के लोग भी इस कौतुक पर मुस्कुरा रहे थे। मेरी खुशी का तो कहना ही क्या। सूरज की किरण सी प्यारी बच्ची मुझे कितना अपनत्व दे गई। बद्रिकाश्रम जाने के लिए वापस मोलेथा आए। कपास और केले के खेतों में भटक गए। बद्रिकाश्रम पहुंचते पहुंचते शाम घिर आई। यहाँ के विशाल आश्रम के परिसर से नर्मदा का अत्यंत सुंदर मोड़ दिखाई दे रहा था। नर्मदा के श्रेष्ठ मोड़ों में से एक। मोड़ के कारण चाणौद और करनाली दोनों दिखाई दे रहे थे। अंधेरा होने तक हम नर्मदा की इस बंकिम छटा को देखते रहे। रात को छत पर सोए। बेहद गर्मी थी। आधी रात को उठा तो देखा आकाश में चांद जगमगा रहा था। कृष्ण पक्ष की चौथ थी। मुझे बराबर लगा है कि हमने कृष्ण पक्ष के चंद्र के प्रति अन्याय किया है। पूर्णिमा के दूसरे दिन भी चांद और चांदनी करीब करीब उतने ही रहते हैं, लेकिन तिथि 15 में से एकाएक एक पर उतर आती है। चंद्र 16 कलाओं में से एकाएक एक कला का नहीं हो जाता। शुक्ल पक्ष में जिस प्रकार चांदनी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती है, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष में वो सीढ़ी दर सीढ़ी उतरती है। इसलिए तिथियां भी 14, 13, 12, 11 इस प्रकार घटते क्रम में होनी चाहिए थी। शुक्ल पक्ष की तिथियां ठीक हैं। ज्यों ज्यों चांदनी बढ़ती है, तिथियां भी बढ़ती हैं। अंधेरे पाख में ही अंधेर है। ज्यों ज्यों चांदनी घटती है, त्यों त्यों तिथियां बढ़ती हैं। परंतु परंपरा को एक से ही प्रारंभ करना ठीक लगा। परंपरा को पता है कि जनमानस को घटती संख्या रुचेगी नहीं, उसे तो बढ़ती हुई संख्याएं ही स्वीकार होंगी। चांदनी भले घटती रहे, तिथियां तो बढ़ती ही अच्छी। सुबह थोड़ा चले कि गंगनाथ का मंदिर आ गया। आजादी के पूर्व यहां गंगनाथ विद्यालय नामक एक राष्ट्रीय शाला थी। यहां क्रांतिकारियों को आश्रय मिलता था। संभवतः श्री अरविंद, जो शुरू में क्रांतिकारी थे, वे भी यहां आए थे। यहां से चाणोद 3 किलोमीटर है। चाणोद के घाट कभी सुंदर रहे होंगे, बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाट पर दोपहर बिताई। यहां पर और नामक नदी नर्मदा से मिलती है। संगम स्नान के बाद करनाली आ गए। चाणोद से करनाली छोटा है। दोनों जगह काफी मंदिर हैं। पुराने टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं। पगडंडी से चले जा रहे थे। गर्मी के भभूके उठ रहे थे। मुझे गर्मी से कोई परेशानी नहीं। मैं अपनी हल्की देह लिए मजे से चल रहा था। एक जगह एक गहरा सूखा नाला पड़ा। उसमें उतरे। तिवारी और छोटू आसानी से चढ़ाई चढ़ गए। मैं पीछे रह गया। पास की देहरी पर अधेड़ उम्र का एक चरवाहा गायें चरा रहा था। मुझे पीछे रह गया देखकर वो तिवारी और छोटू की ओर देखकर चिल्लाया, अरे रुक जाओ, रुक जाओ, बुढ़ऊ थक गए हैं। अब तो लोगों को दूर से ही मालूम हो जाता है कि मैं बुढ़ऊ हूं। यहां के लोगों की गुजराती उच्चारण के मामले में बंगला से मिलती है। शब्दों के गोल गोल उच्चारण के कारण ऐसा लगता है मानो कोई बंगाली गुजराती बोल रहा हो। बंगला अगर गुजराती के सबसे निकट है तो गुजरात में खेड़ा और वडोदरा जिले में। भारत के दो छोरों के बीच की यह समानता अद्भुत कही जाएगी। शाम को मोरिया पहुंचे। प्राथमिक शाला के बरामदे में सामान रखा और नर्मदा तट पर गए। बाढ़ के कारण नर्मदा की कगार के बड़े बड़े टुकड़े ढह गए हैं। पगडंडी खतरनाक हो गई है। फिर भी इसी पर से पनिहारिने और मवेशी दोनों चलते हैं। पनिहारिनों को निस्संदेह बहुत सावधान रहना होता होगा। यहां कोई धर्मशाला नहीं है। प्राथमिक पाठशाला के बरामदे में ही सभी परकम्मावासी ठहरते हैं। जिस किसान का शाला के निकट घर और खेत है, उसी ने शाला के लिए अपनी जमीन दान में दी है। परकम्मा वासियों की अच्छी सेवा करता है। घरोबा हो गया तो मैंने कहा, हम आपको गेहूं का आटा देंगे, बदले में आप हमें ज्वार या बाजरे की रोटियां देंगे।
खुशी से देंगे, लेकिन बदले में गेहूं के आटे की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर में उसकी स्त्री ढेर सारी बाजरे की रोटियां ले आई। आटा नहीं लिया। साधारण स्थिति के हैं, लेकिन बहुत उदार हैं। सुबह हम साथ लाया नाश्ता करते हैं, दोपहर को स्वादिष्ट भोजन का दिवा स्वप्न देखकर काम चलाते हैं, और शाम को केवल एक बार भोजन बनाते हैं। हाँ, एक तरकीब के कारण हम लोगों का काम थोड़ा आसान हो गया है। पास पड़ोस की गृहिणी से कहता कि बेटी, हमारे छोटू से ज्वार बाजरे की रोटी नहीं बनती, क्या तुम रोटियां बना दोगी? शायद ही किसी ने मना किया हो। कभी किसी महिला ने तो पूरा का पूरा खाना ही बना दिया। रूखा सूखा खाना भी बड़ा मीठा लगता है, दो कारणों से। एक तो हमारी प्रचंड भूख, और दूसरे लकड़ी की आग से पके भोजन की बात ही कुछ और होती है। रासायनिक खाद पहले से ही स्वाद हर चुकी होती है, फिर गैस का चूल्हा अपना हिस्सा वसूलता है। अब खाने में स्वाद आए तो कहां से आए? जहां नैसर्गिक स्वाद नहीं होता, वहां तीखे मिर्च मसाले डालकर इस स्वादहीनता को छुपाने की कोशिश की जाती है, भले ही स्वास्थ्य चौपट कर दे। जो स्वाद कुल्हड़ में जमे दही में है, वही स्वाद लकड़ी की आग से बने खाने में है। किंतु हम नगरवासियों के नसीब में ये सुख नहीं। वो घोंसला ही क्या जिसमें पक्षी न हो, वो खाना ही क्या जिसमें स्वाद न हो। बरामदे में सोए, रात खत्म होने को थी। चादर ओढ़कर अध जगह पड़ा था, तभी लगा जैसे मेरे पैर पर कोई चढ़ा हो। मन में बुरे विचार तुरंत आते हैं। सोचा सांप होगा। डर के मारे चुपचाप पड़ा रहा, पर वो गया नहीं। धड़फड़ा कर उठ बैठा, देखा तो मेढक। ये तो सरासर धृष्टता थी। अगर चाहता तो मैं उसके ऐसे दांत खट्टे कर देता कि जिंदगी भर याद रखता, लेकिन नहीं। केवल इतना बोला, मैं खून खराबा नहीं चाहता, तुझसे नहीं लड़ूंगा, जा भाग जा यहां से। अगर वो कहता लड़ेगा कैसे नहीं, तो इस चुनौती का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आखिर वो था सरित मंडूक और मैं हूं कूप मंडूक। भला मैं उसकी क्या बराबरी करता? आज की नर्मदा परिक्रमा यहीं तक। अगले भाग में कुछ और आगे चलेंगे। तब तक आपसे वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक शब्द दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। नर्मदे हर।